दूसरी तरफ सोहम अपनी हार का गुस्सा अपने पंचिंग बैग पर निकाल रहा था और मिसेस खन्ना एक और कोशिश कर रही थी बुआ जी को रेहान और मित्तल परिवार के खिलाफ भड़काने की। आखिर उन लोगों की वजह से उनकी बेटी की बारात दरवाजे से लौट गई थी। अब कौन करेगा उनकी बेटी से शादी? जिस मनहूसियत का ताज अब तक रेहान के सर पर था वो अब उनकी बेटी के सर पर भी तो आ चुका था ना। और इन सबका जिम्मेदार कौन था? वो आरजू। अगर उसने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो आज आशा अपने घर में होती, लेकिन उससे उसकी खुशियां छीन ली गईं। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग खुद को महान साबित कर सकें, आशा की खुशियों को रौनते हुए अपने लिए फूलों का बिछौना तैयार कर सकें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। जैसे आशा की शादी मंडप में टूटी है, जैसे उससे उसके दामन में खुशियां छीन ली गई हैं, वैसे आरजू के साथ भी होना चाहिए। तभी तो आशा के तड़पते दिल को चैन आएगा, तभी तो उसका बदला पूरा होगा। मिसेस खन्ना की बातों का बुआ जी पर कितना असर हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आशा को उन पर शक जरूर हो गया और उसने उनकी बातों का वीडियो बनाकर तुरंत आरजू को भेज दिया। उधर आरजू नहाकर निकली तो सामने बेड पर रेहान आराम से लेटकर गाने सुन रहा था। उसे देखकर आरजू को एक बार फिर गुस्सा आ गया तो रेहान उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, सही कहा आपने मैडम, हमारे दिमाग पर असर हो गया है आपसे पूरे 5 दिन दूर रहकर। अब आप तो जानती है ना आप हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। सांसें हैं आप हमारी, इस दिल की धड़कन हमारी जीने की वजह है। आप आपसे दूर रहकर हम तो जी नहीं सकते। और आप? हो गया। लिसन मिस्टर शर्मा, अगर आपको सच में हमसे प्यार है और आप सच में हमसे शादी और फिर हनीमून चाहते हैं तो पहले इस झींगुर का मैटर सॉल्व करिए, वरना। इससे पहले कि आरजू कुछ और कह पाती, रेहान उसे चूमने लगता है तो वो उसे धक्का देकर दूर करती है, जिससे वो बेड पर गिर जाता है। मैडम, हम तो बस अपने हनीमून के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन आप तो सीधा हमें बेड पर ले आई। इतनी भी क्या जल्दी है? लिसन, बहुत हुआ। आप तो ना अभी के अभी बाहर निकलिए। आरजू अभी भी गुस्से में ही थी। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके माथे को हल्के से किस करके उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वो पापा हैं, थोड़ा सा डांट भी दिया तो क्या हो गया? इतना तो हक बनता है ना उनका। हक है, और सिर्फ डांटने का नहीं बल्कि मारने का भी हक है। लेकिन वो ये कैसे कह सकते हैं कि कोई रिश्ता? वो उसके सीने से लगकर सुपकने लगी। बच्चे, गुस्से में कह दिया था। आप भी तो कितनी बार कहते हो ना बात मत करना मुझसे, तो क्या हम आपसे बात करना बंद कर दें? अभी आपने कहा यहाँ से निकल जाओ, तो क्या करूं? चला जाऊं यहाँ से? उसका कॉलर पकड़कर। जाकर तो दिखाओ। यही तो जान, उनके कह देने भर से थोड़ी ना रिश्ता खत्म हो जाएगा। वैसे भी बस एक रिश्ता थोड़ी है उनसे हमारा। वो आपके पापा हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, मम्मा हैं, दादा दादी नाना नानी, हर रिश्ते का प्यार दिया उन्होंने हमें। तो फिर इतनी आसानी से कैसे पीछा छोड़ देंगे हम उनका? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा तो आप हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो रेहान ने भी पहले थोड़ा सा नकली गुस्सा दिखाया और फिर दोनों एक दूसरे में सिमट गए। वहीं दरवाजे के पास खड़े मिस्टर मित्तल भी, जो आरजू को खाने के लिए बुलाने आए थे, उनकी बात सुनकर नम आंखों के साथ वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वापस सब जुटे थे। आरजू ने आशा का भेजा हुआ वीडियो उन्हें भी फॉरवर्ड किया था। इस बार सब ने खन्नास को घेरने का प्लान बनाया और मिस्टर मित्तल ने खुद सामने से फोन करके मिसेस खन्ना को शादी में शामिल होने का न्योता दिया। आज शाम को मिस्टर मित्तल ने खास अरेंजमेंट किया था। उन्होंने सारा डिनर खुद तैयार किया था, वो भी आरजू की पसंद का। डिनर का अरेंजमेंट छत पर किया गया था। उन्होंने कोई खास सजावट नहीं की थी, बस एक तरफ कुछ गद्दे बिछे हुए थे और एक तरफ जमीन पर एक मैट बिछाकर बैठने को और खाने का अरेंजमेंट किया गया था। सब कुछ बहुत सिंपल था, फिर भी सब बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि जब भी वो हॉस्टल से घर वापस आते तो सब ऐसे साथ बैठते थे, खाते थे, गेम्स खेलते, गाने गाते और जब ज्यादा गर्मी होती तो वहीं सो भी जाते। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। मिस्टर मित्तल आरजू का हाथ पकड़कर बोले, बच्चे, छोटे तो अक्सर गलती करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। आई एम सॉरी, उस दिन मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और वो सब तो कुछ नहीं बोलना चाहिए था। ट्रस्ट मी, बस मेरे मुंह से निकल गया। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आई रियली लव यू, और आपकी जगह हमारे दिल में और हमारी जिंदगी में कभी कोई ले ही नहीं सकता। उनकी बात सुनकर आरजू की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे लिपट गई। ये तो चीटिंग है,
मतलब हमें तो बचपन से आप दोनों पीटते आ रहे हैं और कभी किसी ने समझाया भी नहीं। और इस फूलन देवी को एक बार इत्तू सा डांट क्या दिया, गाना माफी रोना धोना सब कुछ, क्योंकि जो जैसे होता है और जो जैसे डिजर्व करता है उसे वैसे ही सब मिलता है। आरजू अब आरब और रेहान को चिढ़ाने में लगी थी। थोड़ी देर की नोक झोंक और मस्ती के बाद सब सोने चले गए। रेहान और आरब जल्दी जल्दी सारा पेंडिंग काम निपटा रहे थे। आरजू मौसी जी, मिस्टर मित्तल, मिस्टर शर्मा और देवकी जी के साथ मिलकर शादी से रिलेटेड सारी शॉपिंग और बाकी तैयारियां कर रही थी। वहीं अजीत जैसलमेर में दीक्षित मेंशन को तैयार करवा रहा था, क्योंकि शादी वहीं से होने वाली थी। सुनील और कर्नल राठौड़ भी सोहम और खन्ना इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉइज पर नजर रखे हुए थे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सब जैसलमेर पहुंच चुके थे और सबका भव्य स्वागत हो रहा था। वैसे तो राठौर परिवार के सभी जानने वाले मित्तल परिवार और शर्मा परिवार को भी जानते थे, लेकिन फिर भी शादी के नाम पर सभी के मन में अलग ही उत्साह था। और फिर होने वाले दूल्हा दुल्हन को देखने का मोह कोई कैसे छोड़ सकता है। तो बस सब अपने अपने छतों और बालकनी से लटके हुए देख रहे थे और साथ ही खुसर फुसर भी कर रहे थे। सबसे पहले मिस्टर मित्तल, देवकी जी और मिस्टर महेंद्र शर्मा ने महेंद्र जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर पल्लवी जी ने उनकी आरती करके उनका स्वागत किया। फिर वो लोग बाकियों से भी मिले। एक एक करके सभी बारातियों का स्वागत हुआ। इस बीच एक कार में रेहान और आरब सुमित के साथ और दूसरी कार में आरजू ईशा के साथ अपनी बारी के इंतजार में बैठे थे। अजीत और बाकी के कुछ कजिन्स रेहान और आरब को लेकर आए। दोनों ने फॉर्मल शर्ट पैंट पहना हुआ था और कहने की जरूरत नहीं कि दोनों ही डैशिंग ड्यूड्स लग रहे थे। अगर एक ऋतिक लग रहा था तो दूसरा टाइगर से कम नहीं था। मोहल्ले की सारी बुजुर्ग औरतें जहां उनके बलाइयां ले रही थी, वहीं सारी कुंवारी लड़कियां और ऐसी औरतें जिनकी शादी को कुछ एक साल हुए थे, वो सब आरजू और ईशू की किस्मत से जल रही थी। कुछ तो ऐसी भी थी जिन्होंने आधी घरवाली बनने की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। जहां देखने वालों का हाल बेहाल था, वहीं हमारे लड़कों की भी हालत पतली हो रही थी। एक तो वैसे ही उन्हें शादी के नाम से नर्वसनेस हो रही थी और उस पर से सब उन्हें यूं देख रहे थे या यूं कहीं घूर रहे थे और उस पर से उन लड़कियों और औरतों की चुहलबाजी उन सबके कानों तक पहुंच रही थी। यार अजीत, ये सब कुछ जरूरी था क्या? मतलब हम सीधे सीधे घर जा सकते थे ना। वैसे भी कौन सा हम पहली बार आए हैं। अरे मेरे शहजादों, तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि शादी में आए हो, और वो भी अपनी खुद की। तो बेटा जी, ये सब तो झेलना पड़ेगा ना। और वैसे भी तुम दोनों बड़े लकी हो यार, वरना ये लड़कियां जल्दी किसी को घास नहीं डालती। सच्ची यार, शब्बों को देख लो। पिछले 3 सालों से मैं इसे लाइन दे रहा हूँ और एक ये है, देखती भी नहीं है। और अभी देखो कैसे आप दोनों को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। तब तक शब्बों का भाई जो वहीं पे था उसकी बात सुन लेता है और उन दोनों में वही बहस शुरू हो जाती है। इससे पहले की बात हाथापाई तक पहुंचती, अजीत और बाकी लोग उनके बीच सुलह करवाते हैं और फिर पल्लवी जी उन दोनों की नजर उतारती हैं और उनकी आरती करके उन्हें मीठा खिलाती हैं। फिर वो दोनों सभी का आशीर्वाद लेते हैं। दूल्हों के स्वागत के बाद बारी थी दुल्हन के स्वागत की। कुसुम जी और जानवी उसे कार से लेकर आती हैं। जानवी आगे आगे चल रही थी और ईशा और कुसुम जी के साथ पिंक कलर के चूड़ीदार शलवार कमीज में बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ सिमटी सकुचाई सी आरजू धीरे धीरे चल रही थी। आज की आरजू को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़ाकू झल्ली सी लड़की है जिसे सब फूलन देवी बुलाते हैं। आज उसे देखकर कई लड़कों का दिल टूट गया था। वही उसे देखकर रेहान बाबू तो एक बार फिर अपने होश खो बैठे। पल्लवी जी ने उसकी भी नजर उतारी और आरती करके मीठा खिलाया। जब आरजू उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने उसे रोक दिया और उसे गले लगाकर बोली, लाडो, आप हमेशा इस घर की बेटी थी और हमेशा वही रहेंगी, और हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती। फिर वो बाकी सबसे भी मिली और सबने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इन सबसे अलग आरव भैया की नजरें तो इधर उधर भटक रही थी। कुसुम जी उसके साथ जाकर प्यार से उनका कान पकड़कर कहती हैं, दूल्हे बाबू, अपनी आंखों को जरा आराम दीजिए। वैसे भी आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो यहाँ तो है ही नहीं। उनकी बात सुनकर आरव झेप गए और बाकी सब मुस्कुराने लगे। इसके बाद सभी उनको उनके कमरे में ले गए। दोनों दूल्हों का कमरा भी एक ही था तो उन्हें वहीं ले जाया गया और उन्हें रेस्ट करने को कहा गया। बाकी सब फ्रेशन अप होकर अपने कामों में लग गए। वहीं दूसरी तरफ दुल्हनों के कमरे में तो गदर मचा हुआ था। दोनों सहेलियां इतने टाइम बाद मिल रही थी तो उनके अंदर की सारी खुशी एक दूसरे को सुनाने के लिए उछल रही थी और बाहर आ रही थी। और बाकी की औरतें बैठे ये सोच रही थी कि किस टाइप की दुल्हनें हैं। पहले दिन कोई रस्म थी नहीं तो सबने थोड़ी देर मस्ती की, कल की तैयारियां की और फिर सब खाने चले गए, सिवाय दुल्हा दुल्हन के। सुमित दोनों दूल्हों के लिए खाना लाने गया। रेहान ने सब और चेक कर लिया और फिर आरब को एक जगह लेकर पहुंचा। देखिए आरब, समझा रहा हूँ तुझे मैं, ये सब प्यार इश्क मोहब्बत सब ठीक है, लेकिन शादी, यार शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छे से सोच ले एक बार फिर से। ये ना इस पेड़ पर चढ़ने जितना आसान नहीं है। और फिर तुझे देखकर तो लगता है कि तू तो इस पेड़ पर भी सही से चढ़ नहीं पाएगा है। देख रेहान, अगर तुझे मेरी बहन को लेकर कोई डाउट है तो अभी बोल दे, क्योंकि अगर तेरी वजह से मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हुई ना तो मैं तो तुझे कहीं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं। और हाँ, सही कहा तूने, शादी पेड़ पर चढ़ने जितना आसान नहीं होता, क्योंकि पेड़ पर तो कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन तो तुझे लगता है कि तू इस पेड़ पर चढ़ सकता है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, रेस लगाते हैं। इस पेड़ पे ऊपर जाना है, देख वो सबसे ऊपर, वो जो बालकनी है, बिना उसकी रेलिंग को छुए और बिना आवाज किए वहां जाना है। अगर तू मुझसे पहले वहां पहुंचा तो, और फिर दोनों जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ते हैं। उस पेड़ की एक डाल बालकनी और एक डाल वहां लगी खिड़की से लगी हुई थी। आरब जल्दी से बालकनी वाली डाल से लटक जाता है और बिना रेलिंग को छुए बालकनी में उतर जाता है।
जैसे ही वो अपने पीछे घूमता है, रेहान और ईशानी उसे खड़े हुए घूर रहे थे। रेहान, तू यहाँ क्या कर रहा है? पता है ना ये दुल्हन का कमरा है। और तू तू ईशू से शादी तक नहीं मिल सकता। फिर यहाँ क्या कर रहा है तू? बेटा, दूल्हा तो तू भी है। तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी बहन के कमरे में? इतनी रात गए। ओके, एक काम करते हैं ईशू, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। इन दोनों भाई बहन को यहीं एंजॉय करने देते हैं। देख भाई, टाइम कम है अपने पास, इससे पहले कि कोई आ जाए मिल लो अपनी अपनी वाली से। इस पर सब मुस्कुराने लगते हैं और रेहान उन दोनों को वहां छोड़कर अंदर चला जाता है जहाँ पे आरजू उसका इंतजार कर रही थी। इधर आरव भी ईशानी से लिपट जाता है। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। थोड़ी देर एक दूसरे में खोए रहने के बाद दोनों अलग होते हैं तो आरव देखता है कि आज ईशानी ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था, साथ में हल्का सा काजल, कानों में टॉप्स और गले में एक पतली सी चेन। सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। आरव ने हल्के से उसके माथे को किस किया, उसके कंधे पे हाथ रखा और फिर दोनों चांद को देखते हुए बातें करने लगे। कुछ ही मिनट हुए होंगे दोनों कपल्स को साथ में, तभी कहीं से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। सब दौड़कर उस ओर गए। एक कमरे में अजीत किसी को पीट रहा था। सब उसे वहां से हटाते हैं और फिर उस लड़के से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो एक चोर है। शादी का घर है और सब इधर उधर थे तो मौका देखकर वो चोरी करने घुस गया। लेकिन जैसे ही बालकनी की रेलिंग पकड़कर ऊपर आया, अलार्म बजने लगा और वो पकड़ा गया। उसकी बात सुनकर सबको आश्चर्य हुआ तो विश्वेश जी ने बताया कि सोहम की वजह से सबकी सुरक्षा के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास हैं, सभी खिड़कियों और बालकनी में अलार्म लगवाए गए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें की गई हैं, इसलिए किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहना है। खाना खाने और थोड़ी देर बातें और मस्ती करने के बाद सब लोग आराम करने चले गए। अगले दिन सुबह से मेहमानों का आना शुरू हो गया। बुआ जी और खन्नास भी दोपहर तक आ गए थे। मेंशन को दो भागों में बांटा गया था। एक तरफ फैमिली मेंबर्स थे और दूसरी तरफ गेस्ट को ठहराया गया था। वैसे भी आज से फंक्शन शुरू होने वाला था तो सब बिजी थे और इसीलिए सोहम या मिसेस खन्ना में से कोई भी आरजू से नहीं मिला और ना ही उन्हें उसका रूम पता था। शाम को दोनों दूल्हों का तिलक था, जिसके लिए हॉल को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हॉल के एक तरफ स्टेज बनाकर पूजा की व्यवस्था की गई थी। सभी मेहमानों के लिए स्टेज के सामने चेयर लगाकर बैठने का अरेंजमेंट किया गया था। आरव ने ऑफ व्हाइट प्रिंटेड कुर्ता और साथ में व्हाइट पजामा पहना था। वहीं रेहान ने मरून कुर्ता पहना था और अजीत ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता और साथ में नॉन डेनिम जीन्स। तीनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। पंडित जी के कहने के अनुसार पहले आरव ने रेहान का तिलक किया और फिर अजीत ने आरव का। तिलक की रस्म होने के बाद सब नाच गाने और खाने पीने में जुट गए। जहाँ एक तरफ सभी फंक्शंस अटेंड कर रहे थे, वहीं हमारी दुल्हनी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वो क्या है ना, इस फंक्शन में दुल्हन नॉट अलाउड होती है और साथ ही खन्नास भी वहीं थे। तो ईशा विभोर के, ईशानी मिसेस खन्ना के और आरजू सोहम के कमरे में सबसे छुपकर इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। उन लोगों ने उन तीनों के लैपटॉप से सारी इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में कॉपी कर ली और फंक्शन खत्म होने से पहले वापस अपने कमरे में आ गई।